सेल को कैसे देखें और स्टडी कैसे किया जाता है, सेल की स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन से भाग हैं और सेल कैसे बढ़ता है और डिवाइड होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम समझेंगे कि एक छोटा सा सेल किस तरह मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करता है और जीवन को संभव बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। लिखा है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमंग्स द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, कि वैज्ञानिकों के बीच यह बात मानी जाती है कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी। Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the ocean, कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन समुद्र में नहीं बल्कि छोटे पानी के तालाबों में शुरू हुआ जहां इन्वायरमेंट बार बार बदलता था। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच इन्वायरमेंट, मतलब हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के झरने ऐसे इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। In India, the hot spring of Puga Valley in Ladakh maintain very high temperature nearly at the boiling point of water even in a cold climate, कि भारत के लद्दाख में पुगा वैली के हॉट स्प्रिंग यानी गर्म पानी के झरने बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, यहाँ तक कि ठंड में भी पानी लगभग उबलने जितना गर्म होता है। This environmental conditions seems to be similar to those on the earth about 3.5 billion year ago, कि ये कंडीशन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पृथ्वी पर लगभग 3.5 अरब साल पहले थे। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफिलीज विच आर यूनिसेलुलर, मतलब इन हॉट स्प्रिंग में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं। हीट लविंग बैक्टीरिया यानी जो गर्मी में पनपते हैं, जिन्हें थर्मोफिलीज कहते हैं, और ये यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होती हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल शाही इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ स्टडी दिस हॉट स्प्रिंग एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड देम, मतलब लखनऊ के बीरबल शाही इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने इन हॉट स्प्रिंग का स्टडी किया, इनका अध्ययन किया, इन पर रिसर्च की और पाया कि वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बहुत जल्दी बनता है। These deposits may have protected early organic molecules from harmful radiation and extreme conditions, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that define a cell, मतलब ये डिपॉजिट्स शुरुआती मॉलिक्यूल्स को हार्मफुल रेडिएशन और कठिन परिस्थितियों में प्रोटेक्ट करते थे यानी बचाते थे, और शायद पहली सेल मेम्ब्रेन बनने में भी मदद करते थे। All living organisms are made up of cells. The cell represent the basic level at which life exists. मतलब सभी जीवित ऑर्गेनिज्म सेल से बने होती हैं और सेल वह सबसे बेसिक लेवल है लाइफ की, जहाँ मतलब सबसे बेसिक लेवल है जहाँ लाइफ मौजूद है। Some organisms such as bacteria or yeast consist of only one cell called unicellular, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या यीस्ट केवल एक सेल से बनी होती हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वाइल अदर लाइक प्लांट, फिश, बर्ड्स और ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल कॉल्ड मल्टीसेलुलर दैट वर्क टुगेदर, मतलब जबकि प्लांट्स, फिश, बर्ड्स और ह्यूमंस लाखों सेल से बने होती हैं जिन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी काफ़ी सेलों को मिलाकर ये काम करती हैं। उसी तरीके से अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस फॉर्म टिश्यूज, मतलब एक जैसा काम करने वाले सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन एंड सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, मतलब उसी तरीके से अलग अलग टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाती हैं और कई ऑर्गन्स मिल जाती हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। सच एज यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे नेसल पोर्स, नेसल कैविटी, ट्रेचिया और लंग्स मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाती हैं। इवन व्हेन सेल आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू, organs and organ system, the cell remains the fundamental unit of structure function in all living organism, मतलब चाहे सेल मिलकर टिश्यू, ऑर्गन या सिस्टम बना ले फिर भी सेल ही सबसे बेसिक यूनिट कहलाएगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की। दिस मेक अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़। ये सभी बातें सोचने पर मजबूर
करती हैं कि इतने छोटे सेल इतने सारे काम कैसे करती हैं। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, कि हमारे शरीर के सेल आपस में कैसे बात करते हैं, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। डू सेल लाइव फॉर एवर और दे डाई, मतलब क्या सेल हमेशा जीवित रहती हैं या ये मर भी जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वी एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल। इस चैप्टर में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और सेल की दुनिया को समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू स्टडी सेल्स, मतलब सेल को कैसे स्टडी करें। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि सेल को समझने और देखने के तरीके क्या है। लिखा है व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, मतलब मानव आंख की वह एबिलिटी क्या कहलाती है जिससे वह दो बहुत पास की ऑब्जेक्ट को अलग अलग और क्लियरली देख सकती है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ना देखकर अलग अलग पहचान कर सकती है। इमेजिन टू टाइनी डॉट्स ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन करो कि एक कागज़ के टुकड़े पर दो बहुत छोटे छोटे डॉट्स बनाए गए हैं। एज द डॉट आर मूव्ड क्लोजर देयर कम्स अ पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन ए सेपरेट, जैसे जैसे इन डॉट्स को एक दूसरे के पास लाया जाता है एक ऐसा पॉइंट आता है जब वे अलग अलग नहीं दिखते बल्कि एक जैसी ही दिखाई देती हैं। व्हेन व्यू अबाउट 25 सेंटीमीटर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई 2 पॉइंट सेपरेट बाय अबाउट 0.1 mm कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट अदरवाइज दे अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट, मतलब जब हम लगभग 25 सेंटीमीटर दूरी यानी जो ह्यूमन आई का नियरर पॉइंट है, सबसे नज़दीकी पॉइंट है, उससे देखती है तो अगर दो पॉइंट्स के बीच दूरी लगभग 0.1 mm है तो वे अलग अलग दिखती हैं, लेकिन अगर दूरी इससे कम हो जाए तो वे एक ही पॉइंट की तरह दिखाई देती हैं। दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई विच इज़ 0.1 mm। इसे ह्यूमन आई की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहती है, जिसका मतलब है कि आंख 0.1 mm तक की दूरी पर अलग अलग चीज़ों को पहचान सकती है। A cell is usually too small to be seen by the unaided eye. सेल इतना छोटा होता है कि उसे बिना किसी उपकरण के यानी सीधे आंखों से नहीं देखा जा सकता। This raises an important question. How have cell biologists studied the structure and function of cell that are much smaller than the limit of resolution of the human eye? इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि जब सेल इतने छोटे होती हैं कि आँख से नहीं देखते तो साइंटिस्ट यानी सेल बायोलॉजिस्ट ने उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस का कैसे स्टडी किया। यू हैव लर्न अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, कि आपने पिछली क्लासेस में कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा है जो चीज़ों को बड़ा दिखाने में मदद करता है। अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस आर यूज फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट अपीयर लार्जर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस या कई लेंसेज का कॉम्बिनेशन जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई यानी बड़ा करके दिखाया जा सके और वह ज़्यादा क्लियर और बड़ा दिखाई दे। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल इन 1665 यूजिंग अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, मतलब रॉबर्ट हुक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1665 में माइक्रोस्कोप का यूज़ करके सेल को देखा और उनका माइक्रोस्कोप लगभग 200 से 300 गुना तक ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखा सकता था। While examining a thin slice of cork, he observed small box-like compartments and named them cell. जब उन्होंने कोर्क यानी पेड़ की छाल का पतला टुकड़ा देखा तो उन्हें छोटे छोटे डिब्बे जैसे कंपार्टमेंट्स दिखे और उन्हें सेल नाम दिया। इन स्कूल लैबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूजिंग, मतलब in school laboratories light microscopes are used to observe object using different objective lens to achieve better magnification and resolution under visible light, मतलब स्कूल लेबोरेटरीज में लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए किया जाता है जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस जैसे 10 टाइम्स और 40 टाइम्स का यूज़ किया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट्स को विजिबल लाइट्स में ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा क्लियर देखा जा सके।
Explore different parts of microscope in your school laboratory and use it to observe fine structure of various material. एक एक्टिविटी दी गई है कि अपने स्कूल लैब में माइक्रोस्कोप के अलग अलग पार्ट्स को पहचानो और उनका यूज़ करके अलग अलग मटेरियल्स की बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करो. अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी अ मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे तुम्हें ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड यानी बड़ा किया हुआ हिस्सा दिखाई देगा. आगे नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप. मतलब यहाँ पर फिगर 2.2 में लाइट माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसमें उसके पार्ट्स जैसे बेस, मिरर, आई पीस, ऑब्जेक्ट लेंस ये सभी शामिल है. नेक्स्ट है रेडी टू गो बियॉन्ड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. Apart from light microscopes, scientists also use powerful electron microscopes that reveal the fine detail of a cell structure. मतलब लाइट माइक्रोस्कोप के अलावा साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी यूज़ करते हैं जो सेल को बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स को भी क्लियर दिखाता है. These instruments use a beam of electrons instead of light to produce highly magnified image, allowing us to see cell structure at the nanometer scale with remarkable clarity. A nanometer is 1 billionth of a meter. मतलब ये इंस्ट्रूमेंट्स लाइट्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स की बीम का इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन मिलता है यानी बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज मिलती है और हम सेल स्ट्रक्चर्स को नैनोमीटर स्केल पर बहुत क्लियर तरीके से देख सकते हैं. यहाँ बताया भी गया है कि एक नैनोमीटर 1 बिलियंथ ऑफ मीटर के बराबर होता है. एक्टिविटी 2.1 लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल. टेक अ ट्रांसपेरेंट